हेलो गाइस, आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस के। ये लेक्चर पहला है और इसमें प्लेटो किससे शुरुआत करते हैं। प्लेटो के जो गुरु थे वो थे सुकरात, सोक्रेटिस। और सोक्रेटिस के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु बोलते हैं हम लोग हैं। और प्लेटो का दोस्तों रियल नाम था अरिस्टोकल, एरिस्टोकल। और इनके अरिस्टोटल के अगर आप मानो तो शिष्य थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के शिष्य थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ऐसे याद रखो, स्पा अलेक्जेंडर, स्पा। तो SPAA, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर। ठीक है। पॉलिटिकल थॉट की जब शुरुआत होती है तो प्लेटो से शुरू की जाती है। आज इसको जानेंगे। कंप्लीट आपको मिलेगा नोट्स यहाँ पे, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपका ऑप्शनल PSI आ रहा है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन नोट्स आपके लिए होंगे। किसी भी कोचिंग से अच्छे नोट्स मैं आपको दूंगा। कलरफुल नोट्स हैं, आप अपनी PDF लैपटॉप में पढ़ सकते हो उसको। शुरू करते दोस्तों हैं। इंट्रोडक्शन। 427 BC में इनका जन्म हुआ और ये अरिस्टोक्रेटिक, आप कह लो कि एक ऐसा परिवार जो पावरफुल था, धनी परिवार में इनका हुआ था जन्म। माता पिता दोनों इनके रॉयल फैमिली से जुड़े हुए थे और इसी वजह से इनको अच्छी शिक्षा मिली, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई। और ये तय था बिकॉज इनके मम्मी पापा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था इनका, मतलब रॉयल फैमिली से जुड़े हुए थे। तो इनका मानना था, लोगों का मानना था कि प्लेटो भी पॉलिटिक्स में जाएंगे। बट कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो प्लेटो को पॉलिटिक्स से दूर कर दिया उन्होंने। एक्टिव पॉलिटिशियन से वो रेडिकल थिंकर कैसे बन गए, जानेंगे इसके बाद में। तो इसका मेन कारण था सोक्रेटिस की डेथ। सोक्रेटिस मरे, और सोक्रेटिस का मरना तो हर इंसान मरता है, पर जिस तरीके से सोक्रेटिस की मृत्यु हुई वो प्लेटो के दिमाग में एक तरीके से शॉक पैदा कर दिया उसने। वो क्या था समझेंगे दोस्तों। आज जो ग्रीस है, अगर आप टर्की देश के पास जाओगे तो ग्रीस नाम का देश पड़ता है। उस समय ग्रीस नाम का देश नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे आप कह लो कि एक तरीके से, और थोड़ा बहुत कल्चर के बेसिस पे सेम था वहाँ का। इसीलिए बाद में लोगों ने ग्रीस कहा, वरना पहले वहाँ पे ग्रीस नाम का कोई देश नहीं था। और हाँ, ये थी यूनिटी थी आपस में, क्योंकि पास का ही स्टेट था। तो दो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, सिटी स्टेट्स, उनको हम सिटी स्टेट बोलते हैं, शहर टाइप के छोटे कंट्री थे। एक था एथेंस और एक था स्पार्टा। जैसे आप अगर आज भारत का देख लो तो भारत में अगर आप मैं बताऊँ तो बेंगलुरु और चेन्नई, ये सिटी स्टेट हो गए। तो इनमें एक है स्पार्टा, एक है एथेंस, किसी को मान लो आप। तो इनमें लड़ाई होती है और एथेंस हार जाता है। और जो प्लेटो थे वो एथेंस पे रहते थे और एथेंस जाता है हार। अब सिटी स्टेट को बोलते थे पॉलिस, जैसे भारत में स्टेट बोलते हैं सिटी स्टेट, तो वहाँ पे बोलते थे पॉलिस। तो एथेंस एक पॉलिस था। और अभी हुआ क्या कि प्लेटो जो है, प्लेटो का रियल नाम मैंने बता दिया आपको, और ग्राउंड रियलिटी इसी वजह से एथेंस में थी डेमोक्रेसी और स्पार्टा में थी मिलिट्री राज। ठीक है। एथेंस में फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, यहाँ पे एलिगॉर्ची थी, पावरफुल पर्सन्स के पास पावर थी। जैसे भारत में अगर आप देखो तो लोग बोलते हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी नहीं एलिगॉर्ची है, बिकॉज लोग बोलते हैं कि अमेरिका है, इंडिया है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ओलिगार्ची है। इनके लीडर सेलेक्ट तो होते हैं बट चंदा वगैरह जो देते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन देते हैं। तो अडानी अंबानी इन्हीं के हाथ में रियल पावर होती है, बिकॉज पावर में आते ही पॉलिटिशियन सबसे पहले इनका काम करते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, आप कह लो कि सबसे ज़्यादा काम एलन मस्क का किया है। एलन मस्क ने 290 मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे ट्रंप के चुनाव में। तो आप मान सकते हो कि ट्रंप तो उन्हीं को फेवर करेंगे। तो ये ओलिगार्ची टाइप का सिस्टम था। यहाँ पर आर्ट, फिलॉसफी, कल्चर काफ़ी अच्छा था एथेंस से, बिकॉज लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। बट यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पर्सनल फ्रीडम ना के बराबर, और हर सिटीजन को कंट्रोल किया जाता था स्टेट के द्वारा। यहाँ पर एथेंस में कुछ लिमिटेशंस थी, अनस्टेबल थी, करप्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप अनस्टेबल होते हो ना। आज सरकार चुनी गई और डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी तो लोग डायरेक्टली वोट करते थे, है ना। तो करप्ट सरकार हो गई धीरे धीरे।
कुछ लोगों कुछ वोटर्स को पैसा दे करके अपने फेवर में करने की आदत थी, जैसे भारत में आज भी चल रही है। उसी तरफ यहाँ पर तो स्टेट कंट्रोल एक ही थी, वहाँ पे ना कोई डेमोक्रेसी थी नहीं। तो जब युद्ध हुआ तो एथेंस गया हार। अब इस चीज़ से प्लेटो को बड़ा दुख पहुंचा कि ऐसा कैसे हार गया। तो पेलोपोनेशियन वॉर जो था वो 431 से 404 27 साल तक युद्ध चला। कैटास्ट्रॉफिक डिफीट हुई एथेंस की इसमें, और प्लेटो जो कि ट्रू पैट्रियट थे वो शॉक हो गए। स्पार्टा, वो बोलते ना कि प्लेटो शॉक्ड, स्पार्टा रॉक्ड। स्पार्टा एक सिटी स्टेट था जैसा कि मैंने डिस्कस किया है। अब एथेंस कैसे हार सकता है ये प्लेटो सोच रहे थे कि एथेंस तो इतना अच्छा है, एथेंस में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है। और स्पार्टा भी वो गए थे एक बार विजिट करने के लिए, तो वहाँ देखा कि वहाँ के लोग कितने फ्री, वहाँ कितने लोग जो है आप कह रहे हो कि फ्रीडम उनके पास नहीं है, बट एथेंस में तो फ्रीडम खूब है। तो एथेंस एक तरीके से अच्छा था उनके लिए। पर जब हार गया तो प्लेटो ने क्या किया कि रीजन ढूंढने का प्रयास किया कि आखिर क्या रीजन है जो एथेंस हार गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बावजूद भी क्यों हार गई। तो देखा कि यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट, ग्रीडी और इनकैपेबल रूलर्स हैं जिन्होंने सिर्फ लोगों को फ्रीडम दे रखी है, बाकी कुछ नहीं। अभी डेमोक्रेसी में होता क्या है, 100 लोग मान लो हैं, इनमें से 51 बेवकूफ़ हैं और 49 लोग जो हैं 59 ये फिलोसफर्स हैं। अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से वोट दो तो मेजॉरिटी इनकी है 51 वालों की, तो जीतेंगे भी कौन, इलिटरेट लोग। तो प्लेटो का यही मानना था कि डेमोक्रेसी हर समय ठीक नहीं होती है। और ये हारे जो प्लेटो है, प्लेटो को हेट क्यों था डेमोक्रेसी से, इसका कारण था आगे जानेंगे। जब स्पार्टा जीत गया तो स्पार्टा ने 30 क्रूर शासकों का शासन आया स्पार्टा के लोगों ने दिया। और ये रूलर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, और इन रूलर्स में से 2 रूलर जो थे वो क्रिशियास और शार्माइड्स, 2 रूलर थे, वो प्लेटो के चाचा थे, जो इन 30 टायरेंट्स में से शामिल थे। प्लेटो को बुलाया गया, इनवाइट किया गया गवर्नमेंट के लिए, बट प्लेटो ने मना कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी ओलिगार्ची स्टार्ट्स, ये जो 30 टायरेंट्स थे इन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया, करप्शन किया और अपोनेंट्स को जेल भेजना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि जब जनता एथेंस की तंग हो गई, कहा कि यार ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, तो हिंसा करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारी फ्रीडम ऑफ राइट, भले ही हम हार गए हों लेकिन हमारी फ्रीडम तो दो हमको। क्योंकि उन्हें आदत थी फ्रीडम में जीने की, हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इज़ माई सोल बर्थ, ऐसा लोग उन्हें कहा वहाँ पे। तो प्लेटो हैप्पी नहीं थे ऑब्वियसली, बट आफ्टर समटाइम्स एथेंस की पब्लिक जो थी वो उसने कहा फ्रीडम चाहिए मुझे, और रिवोल्ट कर दिया स्पार्टा के 30 टायरेंट्स के खिलाफ। तो दोबारा से एथेंस जो क्या हुआ, डेमोक्रेटिक बन गया, बिकॉज उनकी, आप कह लो एक तरीके से उनकी सोच ही डेमोक्रेसी में पनपती थी कि डेमोक्रेसी चाहिए या अपन को तो डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी के बिना तो एक इंसान जो डेमोक्रेसी में रह चुका है दोबारा उससे कोई चीज़ पसंद आ ही नहीं सकती, बिकॉज डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, डेमोक्रेसी में रूलर को चुनने की आज़ादी होती है। आम इंसान में, आम इंसान पावरफुल होता है, कोई इंसान अपनी पावर कैसे दे देगा, हर आम इंसान जो है उसके पास पावर है रूलर को चुनने की, ठीक है। तो प्लेटो ने रिफॉर्म करने का सोचा, बट कहा कि ये जो दोबारा से डेमोक्रेसी बनी है, अब कम से कम ये जो दोबारा डेमोक्रेसी है तो लोग सोचेंगे कि हाँ आखिर हम क्यों हारे थे, और लोग रिफॉर्म के बारे में सोचेंगे। प्लेटो ने भी सोचा था रिफॉर्म के बारे में, बट एथेंस ने एक नया रास्ता अपनाया। एथेंस और पागलपन की तरफ सवार हो गया। सुकरात को जब उसने सजा दी, सुकरात कौन थे? सुकरात दोस्तों वो सुकरात प्लेटो के हिसाब से उस समय का सबसे होशियार व्यक्ति था। वो सभी इंसान से क्वेश्चन पूछते, रास्तों में जाते, सुकरात की बात कर रहा हूँ मैं। सुकरात जिससे मिलते उससे क्वेश्चन करते कि लाइफ क्या है, साहस क्या है, करेज क्या है, ट्रुथ सत्य क्या है, इन सब के बारे में क्वेश्चन करते। और क्रॉस क्वेश्चनिंग करते करते लोगों से सवाल पूछते। जो लोग हार जाते तो गुस्सा भी हो जाते कई लोग कि यार सुकरात ऐसे मुझसे पूछ के मेरी बेइज्जती करके चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने, मेरे माता पिता के सामने, मेरे रिलेटिव के सामने,
जो मेरे ये रिश्तेदार थे उनके सामने। बट ये सुकरात का स्टाइल था। ऐसे ही पूछा, गवर्नमेंट के बारे में पूछा लोगों से कि गवर्नमेंट कैसी परफॉर्म कर रही है, क्यों गवर्नमेंट चुनते हो ऐसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हिसाब से, आप क्यों ऐसा नियम बनाते हो। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा था। और एथेंस एक छोटा स्टेट था, आबादी बहुत कम थी, तो इसलिए बहुत टफ नहीं था कि उसको हम जो है पहचान ना सकें सुकरात को। इसी और उस समय जो बोगस आइडियाज़ थे, आप जब बात किसी से करोगे, बहस करोगे, फिर वो आपसे काउंटर आर्गूमेंट करेगा, फिर वो आपसे काउंटर आर्गूमेंट करेगा, फिर आप करोगे। इसलिए क्या, जो ओल्ड और बोगस चीज़ें जो हैं वो हट जाएंगी, वो डिबेट में खारिज हो जाएंगी। जो लॉजिकल कंक्लूजन आएगा वही निकलेगा। या तो अगर डिबेट करोगे तो, अगर डिबेट नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि वो पूरी जो कॉन्वर्जेसन है वो कंप्लीट नहीं हुई है और अभी भी उसमें कुछ बेकार एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब सोक्रेटिस का 399 BC में ट्रायल होता है। एथेंस में कुछ रूलर्स सुकरात से बहुत गुस्सा थे। क्यों? उनका मानना था कि जो यंग लोग हैं, यंग लोगों को सुकरात पागल बना रहे हैं और करप्ट कर रहे हैं, उनको और फ्रीडम दे रहे हैं। इम्पाइटी मतलब एक तरीके से जो है हमारे प्रति एक तरीके से झुकाव ना होना, ऐसा बना रहे हैं उन्हें। लोगों का कोड आया और सुकरात को गिल्टी बना दिया। क्यों? वही लोग थे जिनकी बेइज्जती उनकी गर्लफ्रेंड के सामने या उनके लोगों के सामने हुई थी। ऐसे कुछ लोग रहे होंगे। और न्याय जजमेंट दिया कि हेमलॉक, जो कि जहर का प्याला, सुकरात को पीना होगा। हाँ, हम माफ़ी दे सकते हैं सुकरात को। अगर सुकरात ने माफ़ी मांग ली हम लोगों से और कहा दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तो हम उसको माफ़ कर देंगे। बट सुकरात ने डिसाइड किया, नहीं, मैं जहर का प्याला पीऊँगा क्योंकि मेरे विचार इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी का क्या कुछ नहीं, करेज, जस्टिस, ट्रुथ, ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने, सुकरात ने कहा था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि वो जीवन जिसमें आपने कुछ जाना ही नहीं, वो जीवन कैसा है। एक जानवर के मात्र जीने से कोई जीवन नहीं होता। ठीक है, तो सुकरात ने डिसाइड किया कि वो जहर का प्याला पिएगा। साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट ऑन प्लेटो, ये क्या पड़ा? प्लेटो पर बहुत इसका गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो ट्रामा में चले गए और डेमोक्रेसी को कहा कि ये तो इलिटरेट लोगों का जो जूरी थी वहाँ पे, जिसने सुकरात को जो है मारने की सजा दी थी, जजमेंट सुनाया था। तो प्लेटो ने कहा, यार बेवकूफ़ लोग हैं, दुनिया के वाइजेस्ट मैन को आपने खो दिया, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। एथेंस का सबसे काबिल इंसान मर गया इन बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में। और प्लेटो ने कहा, नहीं, मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं हो सकती, यह पैरामीटर गलत है। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि फिलोसोफर किंग हो, तभी समाज का कल्याण होगा। प्लेटो ने फिर ट्रैवल किया दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल सिंथेसिस तैयार करने के लिए। 12 साल तक, सुकरात की मौत के 12 साल तक वो इजिप्ट गए, इटली गए। इटली में वो पाइथागोरस के शिष्यों से मिले जा करके, और शिष्य से मिलने के बाद में थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो डेवलप की। वो कहाँ से डेवलप की? वो पाइथागोरस के शिष्यों से पाइथागोरस के बारे में पूछ करके ही डेवलप की। कि बताओ, प्लेटो फिर साइरेकस गए, सिसिली में पड़ता है ये, और उसको सिसिली आज बोलते हैं आज के टाइम पे। और उनके वहाँ के राजा थे डायनोसियस प्रथम। तो प्लेटो ने कहा कि मैं इनको, डायनोसियस वन को फिलोसफर किंग बनाऊंगा। बट डायनोसियस फर्स्ट इतना गुस्सा गए कि प्लेटो को बेच दिया उन्होंने मार्केट में। इतना गुस्सा हो गया प्लेटो से। और एनिसेरिस नाम का उनका एक दोस्त था, उसने प्लेटो को बचा लिया। पर जब बाद में प्लेटो दोबारा से आए तो प्लेटो ने कहा कि नहीं, अब मैं कुछ नया करूँगा। और प्लेटो के लिए था कि सोफिस्ट्स की बात सही है या मेरी बात सही है। तो जब एथेंस वो लौटे तो उन्होंने कहा कि सिस्टम के ही खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है, कि रूलर कैसा होना चाहिए, मेरी सोफिस्ट के खिलाफ भी लड़ाई है। बिकॉज बच्चे ही रूलर बनते हैं और बच्चों को पढ़ाने वाले यही लोग हैं, सोफिस्ट लोग। तो इनके दिमाग जब तक नहीं ठीक करूँगा तब तक कि रूलर्स कैसे अच्छे बनेंगे।
तो सोफिस्ट्स का मानना था कि रियलिज्म सबसे बड़ी बात है, मटेरियलिस्टिक होना सबसे बड़ी बात है, कि खाओ पियो मौज करो। रियलिस्ट का मतलब है कि सिर्फ जो हो रहा है वही सही है, कोई आइडिया कोई बकवास ठीक नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है वही सही है। और रिलेटिविस्ट थे कि आसपास के चीज़ों को देखो, जो तुम्हारे लिए सही है वही करो। इस प्रकार की थॉट उस समय सोफिस्ट के दिमाग में थी। सोफिस्ट्स कौन थे? सोफिस्ट्स वो टीचर्स थे, आप टीचर्स मान सकते हो, उन्हें टीचर्स बोल सकते हो। वो टीचर्स जो बड़े बड़े लोगों के घर जा कर के बच्चों को पढ़ाते थे और उन्हें डिबेट करना सिखाते थे, पब्लिक स्पीकिंग के लिए सिखाते थे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि मैन इज़ मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। जो इंसान के लिए, जो इंसान को खुश करे कोई चीज़, खास करके मैन, वही दुनिया में सबसे, वही चीज़ अच्छी है, बाकी चीज़ें बेकार है। तो जो मैन, इंसान नहीं मतलब केवल मैन ही सब कुछ है। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, कोई यूनिवर्सल जस्टिस नहीं होता, न्याय का कॉन्सेप्ट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो तुम्हें सूट करे, जो तुम्हें फ़ायदा दे, वही तुम्हारे लिए सही है, ऐसा सोफिस्ट्स का मानना था। जैसे भारत में चारवाक फिलॉसफी हुई है, वो बिल्कुल सोफिस्ट की फ़िलॉसफी से मेल खाती है। मोरालिटी ये सिर्फ कमज़ोर लोगों की बपौती है कि कमज़ोर लोग हमेशा मोरालिटी बोलते रहते हैं। जो ताकतवर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि मेरे पास ताकत है तो मैं जो चाहूँ वो करूँ। तुमको भी अगर ऐसा करना है तो तुमको भी ताकत एक्वायर करनी पड़ेगी, तुमको भी ताकतवर बनना पड़ेगा। जब तक तुम कमज़ोर रहोगे लोग तुमको एक्सप्लॉइट करते ही रहेंगे। तो जस्टिस का मतलब नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, थ्रासिमैकस ने कहा था। थ्रासिमैकस नाम का एक दार्शनिक हुआ है। थ्रासिमैकस नाम का एक दार्शनिक हुआ है। उसने कहा कि जस्टिस वो है जो स्ट्रॉन्गर को सूट करे। अब प्लेटो ने को काउंटर अटैक किया। प्लेटो ने सोफिस्ट्स को कहा कि इनकी मैं ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, सोफिस्ट ही जड़ है। जो भी दंगा फसाद हुआ है, जो भी एथेंस इतना कमज़ोर हुआ है, वो बिकॉज ऑफ सोफिस्ट्स। तो कहा कि सोफिस्ट्स सेल्फ सेंटर्ड लोगों को पैदा कर रहे हैं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको सेल्फ सेंटर बना रहा है कि अपना देखो भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। इस फिलॉसफी पर नहीं चलना हमको है। हमको सोसाइटी बनानी है, समाज बनाना है, ताकि लोग जी सकें। और ये काम स्टेट का, जिस तरीके से स्पार्टा में स्टेट ये काम कर रहा था, डिसिप्लिन के साथ साथ ट्रेनिंग, क्या करेंगे क्या खाएंगे, इस तरीके से प्लेटो ने भी यही कहा कि सच्चाई और जस्टिस, सच्चाई है, न्याय है और जो वर्चू है, ये तीन चीज़ें यूनिवर्सल हैं, एब्सोल्यूट हैं, अनचेंजेबल है, ये बदलती नहीं है। ठीक है। फाउंडेशन ऑफ एकेडमी, तो उन्होंने एकेडमी की शुरुआत की 387 BCE में। 12 साल पहले क्या हुआ था? 12 साल पहले हुआ था सुकरात ने जहर खाया था 399 BC में। बट उसके 12 साल बाद 387 में आप समझ लो कि जब वो वहाँ से आए तुरंत उन्होंने एकेडमी खोली। और ये यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी थी, ऐसा लोग मानते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, लॉजिक, फिलॉसफी पढ़ाया जाता था। और अरस्तु भी इसी एकेडमी में पढ़े हुए हैं। गोल था उनका एकेडमी का गोल ये था कि रिसर्च करो लोगों के दिमाग पर और प्योर नॉलेज को दो। और डायलेक्टिक मेथड उन्होंने ईजाद किया। और गार्डियन, फिलोसोफर गार्डियन, आगे पढ़ेंगे हम लोग। 2 क्लासेस हैं, एक रूलिंग क्लास और एक मिलिट्री क्लास। ये 2 क्लासेस को बोलते हैं फिलोसोफर गार्डियंस। ये सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, ये आइडियल स्टेट को लीड करेंगे और आइडियल स्टेट के प्रिजर्वेशन के लिए, उसके कंटिन्यूएशन के लिए और उसके कंडक्शन के लिए ये काम करेंगे। अरिस्टोटल भी 20 साल तक इस एकेडमी से एजुकेशन लिया। तो दोस्तों आज की थी वीडियो ये पहले पार्ट पे। ऐसे 10 पार्ट कम से कम आएंगे स्मॉल पे, लेकिन प्लेटो मैं पूरा कवर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये नोट्स लिख के इसलिए लाया हूँ ताकि टाइम बचे, वरना अगर मैं खुद लिखता तो वीडियो लंबी हो जाती। और पर्पस ये है कि आपका टाइम बचे। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं प्लीज़, और बेल आइकन को दबाइए।
और लोगों के साथ शेयर करिए, बिकॉज़ मैं चैनल पे नया वही यूट्यूबर हूँ, मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं। अगर ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे तो बेस्ट कंटेंट मैं लाने का प्रयास करूँगा, बेस्ट कंटेंट हर चीज़ में। थैंक यू गाइस।